The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जो आप द मैथ क्लासेस पे आप हिंदी की ऑनलाइन क्लासें पढ़ते हो और जिस तरीके से आप हिंदी का अध्ययन कर रहे हो, कमेंटों के माध्यम से आप हमको प्रोत्साहित भी करते हो, तो आप हमें ये लगता है कि आपको हिंदी अच्छे से समझ में भी आ रही है। हम लोगों ने समास की जब चर्चा करते थे तो हम लोगों ने दो समासों का अध्ययन भी कर लिया था। एक तो हम लोगों ने अव्ययी भाव का अध्ययन किया था, दूसरा हमने तत्पुरुष का अध्ययन किया था। और तत्पुरुष को फिर हमने विधिवत तरीके से उसको हमने दो भाग किए थे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के भी दो भाग किए थे, कर्मधारय और द्विगु। फिर व्यधिकरण को हमने प्रभेदों के साथ आपको बताया था। आज हम लोग अपने वीडियो पे द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। अच्छा, हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि आपको ये समास की जो प्रकरण चल रहा है ये आपको विधिवत समझ में भी आ रहा होगा। कर्मधारय समास, जैसा कि आपने अध्ययन किया था, जो आपको भ्रमित करने वाला, कन्फ्यूज करने वाला समास होता था, उससे आपकी भ्रम दूर हुआ होगा। और आज हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास, पहले तो हम ये तय करें द्वंद्व समास कहते किसको हैं। हमने आपको समास की प्रक्रिया पे एक बात बताई थी कि हम किसी भी समास की यदि हमसे कोई परिभाषा पूछता है, अगर हम उसी समास के नाम को उससे कहेंगे तो वह उसका अपने आप पे एक उदाहरण होता है। जैसे द्वंद्व समास है, अगर हमने कोई भी द्वंद्व समास का कोई उदाहरण याद नहीं आता है और सामने वाले ने पूछा और हमने उसको द्वंद्व ही बोल दिया, तो वो अपने आप पे उसका उदाहरण होता है। होता क्यों है? ये उस शब्द का जो संज्ञा होती है वो अपने आप पे परिभाषा होती है। द्वंद्व शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना, द्वा धन द्वा। और द्वा एक संस्कृत का शब्द है, जो आप संख्या पे आओगे, द्वा माने दो होता है, इस द्वा के माने भी दो होता है। अभी तक आपने जब समास पढ़े तो हमने एक पद को प्रधान किया था। हमने कहा था अव्ययी भाव पे हमने कहा था कि पूर्व पद प्रधान होता, फिर हमने तत्पुरुष पे कहा कि उत्तर पद या बाद वाला पद प्रधान होता। अब ये क्या कहता? दोनों पद प्रधान हैं। उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, अर्थात ऐसा कोई समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व हो, उसको हम द्वंद्व समास बोलेंगे। और द्वंद्व लिखने का शुद्ध तरीका यही है कि दोनों दाप पे हमको वार लगाना है। दाप पे जब नीचे वार लगेगा तभी द्वंद्व सही होगा। द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है। आपको कभी हमने शुद्ध पे ये बताया था कि इस पे दा आधा है कि वा आधा है। आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया, बता भी दोगे। इस पे वा पूरा है और दा आधा है। आप हमेशा ऐसा कोई शब्द वर्तनी शुद्धि अशुद्धि का आता है तो आप ये ध्यान रखना कि अगर किसी अक्षर के में जो कोई नीचे अक्षर लटका होता है वो पूरा होता है और ऊपर जिसकी पैर पकड़ के लटका है वो अधूरा होता है। तो आप लोग आज से द्वंद्व लिखोगे, द्वंद्व नहीं लिखोगे। और द्वंद्व समास के लिए हमने बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण पे हम कहें राम लक्ष्मण, आप देखो दोनों पद प्रधान है। हमने कहा भाई बहन, हमने कहा दिन रात, ये सारे उदाहरण हमारे द्वंद्व समास के होते हैं। ये बिल्कुल तय है कि दोनों द्वंद्व समास हैं। अब हमें केवल द्वंद्व समास के भेदों प्रभेदों की बात करनी है। ऐसे तो अगर आपको उदाहरण दिया और पूछा गया कौन सा समास है, आप सब बताने में सक्षम हो कि ये द्वंद्व समास है। लेकिन द्वंद्व समास के हमारे तीन भेद हो जाते हैं, तीन प्रमुख भेद हो जाते हैं। उनकी जब हम चर्चा करेंगे तो हमें द्वंद्व समास और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। द्वंद्व समास के हमारे कौन से तीन भेद होते हैं? पहला समास होता हमारा द्वंद्व का इतरेतर द्वंद्व। आप इसके नाम से नहीं डरोगे और ये मानो कि आपको बिल्कुल डरने की तो जरूरत नहीं। एक एक चीज की जब आप भेद प्रभेद के साथ समझोगे तो आपको स्पष्ट रूप से समास की प्रक्रिया बिल्कुल समझ में आएगी। दूसरा होता समाहार द्वंद्व और तीसरा होता हमारा एक शेष द्वंद्व। अभी आपको ये लग रहा होगा एक अकेला द्वंद्व था तो ठीक था, माता पिता भाई बहन राम लक्ष्मण सब कुछ बताने में सक्षम थे। अब ये तीन हो गए। जिस तरीके से आपने द्वंद्व पे समझा उसी तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा। आज के बाद आपको द्वंद्व समास की परेशानियां बिल्कुल खत्म। द्वंद्व समास इतने आसानी से आप निकालोगे और कौन सा द्वंद्व है ये भी पहचानने में सक्षम हो जाओगे। एक एक समास के द्वंद्व के प्रभेद को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है। पहले हम शब्द को तोड़ने की व्यवस्था पे आ जाएं। हिंदी की इस व्यवस्था के साथ आप जीने लगो, आप मानो हिंदी आसान हो जाएगी। इतरेतर शब्द है। इतरेतर शब्द पे कौन सी संधि होती और संधि को हमने पहचानने के आपको तरीके और ट्रिकें बताई थी। आप पिछले वीडियो पे जाके देख भी सकते हो। इस पे एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा में कौन सी संधि के लिए कहती?
ए और ओ हम गुण संधि के लिए पहचानते थे, इस पे भी गुण संधि है। इसको अगर हम गुण संधि से इसका विच्छेद कर दें तो ये दो पदों पे टूटा, इतर धन इतर, और इतर का जो शाब्दिक अर्थ होता तो इतर माने होता भिन्न, इस इतर के माने भी भिन्न। ध्यान रखना इतर और इत्र में अंतर होता है। जब आप समानार्थी पढ़ोगे तो हम ये इसके आपको बताएंगे किस तरीके से समानार्थी अलग किए जाते। इतर वो इत्र लिखा जाता है, वो त्रा लिखा जाता है, ये ता और रा लिखा गया। उस पे इत्र जब लिखते हो तो ता आधा होता है, रा पूरा होता है। ये कहता है इतर माने भिन्न और इतर माने भिन्न। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। कहता कि दो भिन्न भिन्न पदार्थ, दो भिन्न भिन्न अस्तित्व वाले लोगों का संयोजन किया जाए। आप इसको दूसरे प्रकार से समझो कि हमें दो नामों का संयोजन मिले, अर्थात ऐसा कोई द्वंद्व समास का उदाहरण जिसमें दोनों पद संज्ञा के रूप में स्थापित होते हो। संज्ञा किसे कहते हो? संज्ञा माने आप सब जानते हो किसी के नाम को संज्ञा कहा जाता। जब कभी किसी भी उदाहरण पे आपको दो नाम मिल जाएं और ऐसे नाम मिल जाएं जिनकी दोनों की एक अलग अलग एंटिटी हो, अलग अलग अस्तित्व हो, उन सबको हम किस द्वंद्व पे रखेंगे? इतरेतर द्वंद्व। जैसे उदाहरण पे देखो आप, हमने कहा शिव केशव। शिव माने भगवान शंकर, केशव माने कृष्ण। आप देखो दोनों अलग अलग एंटिटी के व्यक्ति, उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया समाज ने, तो इसको हमने किस समास पे रखा? इतरेतर द्वंद्व में। जैसे हमसे कहा गया राम लक्ष्मण। आप देखो राम का अलग अस्तित्व, लक्ष्मण का अलग अस्तित्व। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण का अलग अस्तित्व, अर्जुन का अलग अस्तित्व। सिया राम, सीता जी का अलग अस्तित्व, राम का अलग अस्तित्व। राधे श्याम, राधा का अलग अस्तित्व, श्याम का अलग अस्तित्व। ऐसे किन्हीं दो अलग अलग अस्तित्व, दो अलग अलग संज्ञाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए तो आप कौन सा समास बताओगे? इतरेतर द्वंद्व। संज्ञाएं आप सब पहचानोगे, जब हम शब्दों के विकारी रूप को आपको बताएंगे तो आपको संज्ञाएं भी उतनी आसानी से स्पष्ट होने लगेंगी। राम लक्ष्मण, हमने कहा कृष्ण अर्जुन। हमने कहा सिया राम। हमने कहा राधा मोहन। अर्थात आपकी पहचान क्या स्थापित हुई? दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं को एक साथ स्थापित करके सामसिक पद बनाया जाए तो उनको हम कौन सा द्वंद्व है? तो द्वंद्व है। अगर वो प्रभेद पे पूछता तो आप कौन सा द्वंद्व बताओगे? इतरेतर द्वंद्व। और इतरेतर द्वंद्व को आपने किस तरीके से पहचाना कि इतर और इतर, दो भिन्न भिन्न अस्तित्वों का एक साथ समायोजन करना, संयोजन करना, सामसिक पद बनाना, अर्थात दो संज्ञाओं को एक साथ स्थापित करना, वो हमारे लिए कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व। अब आपको देखो, अगर अकेले ये पूछा गया तो आप द्वंद्व बता दोगे, अगर प्रभेद पे जाके पूछेगा तो भी आप इतरेतर बता दोगे। आप केवल दो नामों को एक साथ लिखा जाए तो भी आप इतरेतर द्वंद्व कहोगे। अब हम अपने दूसरे प्रभेद पे आए, जिसे हम लोग कहते हैं समाहार द्वंद्व। जरा समाहार शब्द को भी तोड़ लें। समाहार शब्द जब तोड़ते हो, विच्छेद करते हो, दो पदों पे टूटता। सम धन आहार। अब इस शब्द पे देखो, हार हमारा मूल शब्द है। जब उपसर्ग बताएंगे तो आपको बताएंगे हार हमारा मूल शब्द है। हार माने क्या होता है? ग्रहण करना। इस पे दो उपसर्ग मिल गए, सम और आ। सम माने सम्यक रूप से और आ माने तक, सब तरफ से और पर्यंत। हार माने ग्रहण करना। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझो। सम माने सम्यक रूप से। देखो, ये विच्छेद करने की व्यवस्था हम इसलिए बताते हैं कि आपको हिंदी आसान लगने लगे, और अगर कोई चीज़ आसान लगने लगेगी तो आप उसको सीखने के लिए प्रयास करोगे। और आहार को हम दैनिक बोलचाल में किस लिए प्रयोग करते? आहार माने हम लोग भोजन प्रयोग करते हो। कहता ऐसे दो पदों का योग कर दो, एक पद ये और दूसरा पद ये, ऐसे दो पदों का योग कर दो जो हमारे लिए सम्यक रूप से भोजन का कार्य करें। अच्छा, भाषा पे भोजन का क्या काम? लेकिन भोजन हमें कम से कम एक पर्यायवाची समानार्थी से हिंदी सीखने के लिए तो कहता। भोजन हम किसे कहते हैं? भोजन हमारा पूर्ण तब होता है जिस भोजन पे हमारी सारी चीज़ें व्यवस्थित हों। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, अचार, चटनी, पापड़, साथ में थोड़ी बहुत कुछ मिठाई भी, तभी तो हमारा भोजन पूरा होता है। और यही वही भोजन की बात पूरी करता। कहता ऐसे दो पदों का योग करा दो जिन दोनों को एक का अगर आप उच्चारण करते हो तो दूसरे के उच्चारण का हमको मन करे। जैसे हम कहें दिन, तो दिन बिना रात के अधूरा लगता हमको। हम कहें भाई तो हमें बहन की ज़रूरत महसूस होती। हम कहें पाप तो हमें पुण्य की ज़रूरत महसूस होती। तो ऐसा कोई भी एक पद जो दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करे, उसको हम किस द्वंद्व में रखेंगे? समाहार द्वंद्व पे।
देखो इसकी व्यवस्था अलग कर दी इतरेतर की और इसकी व्यवस्था अलग हुई। अर्थात जो हमें सम्यक रूप से पूर्णता को प्राप्त कराने वाला द्वंद्व होगा उसको हम कहेंगे समाहार द्वंद्व। आप उदाहरण देखो, जैसे हमने कहा भाई बहन, अकेले हम बहन बोलते हैं तो हमें भाई का उच्चारण करने का मन करता, हमने बोला दिन तो हमें रात कहने का मन करता। जब दोनों को मिलाते हो तभी तो पूर्णता मिलती है हमको। अर्थात ऐसे एक शब्द जो दूसरे के बिना अधूरा महसूस होता है उसको हम समाहार द्वंद्व पे रखते हैं। अच्छा, इसकी एक और पहचान बता दें, इसकी हम आपको दो ट्रिकें बता दें दो पहचान के लिए, कि इनके मध्य पे हमको योजक चिन्ह मिलेगा, इनके मध्य पे हमको योजक चिन्ह मिलेगा। ये व्यवस्था होती है। अगर कभी होता है कभी कभी योजक चिन्ह आपको ना भी मिले तो एक दूसरी ट्रिक भी आप समझो कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम के रूप में स्थापित होंगे। और जब हम परिभाषा के भाषा वाले कोई प्रकरण पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे विलोम आप कहते किसको। विलोम मतलब एक, अभी तो आप सीधा सिंपल सा ये समझो कि विलोम माने उल्टा, अर्थात एक पद दूसरे पद का उल्टा होगा, विलोम होगा और दोनों के मध्य पे योग चिन्ह होगा। आप देखो, रात का विलोम पूछा जाता तो आप दिन बताते हो, बहन का पूछा जाता हो तो भाई बताते हो, पाप का पूछा जाता हो तो पुण्य बताते हो, धर्म का पूछा जाता हो तो अधर्म बताते हो। ऐसा कोई भी एक शब्द जो एक दूसरे का विलोम होता हो और दोनों के मध्य पे योजक चिन्ह लगता हो तो आप कौन सा द्वंद्व बताओगे? समाहार द्वंद्व। अब आप देखो दोनों के बीच में आपका अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इतरेतर हमने किसे कहा और समाहार किसे कहा? इतरेतर का अर्थ था दोनों संज्ञाओं का योग और समाहार का अर्थ क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, दोनों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग है। कभी कभी आपको परीक्षाओं पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं भी मिलेगा तो भी आप इसको दूसरी व्यवस्था से समझोगे। और फिर भी अगर आपको लगे तो हमारी आप परिभाषा पे चले जाना कि एक शब्द दूसरे के बिना जो अधूरा लगता हो उसको आप समाहार द्वंद्व कहोगे। अब हम अपनी तीसरी व्यवस्था पे आ गए जिसे हम कहते हैं एक शेष द्वंद्व। एक शेष जैसा नाम से स्पष्ट है, ये कहता हमें दो पदों का योग तो कराओ लेकिन हमें दोनों को मिलाने के बाद केवल एक ही शेष बचे। अभी हमने देखो दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं, हम कहें कृष्ण अर्जुन दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं, दिन रात दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं, हमने कहा भाई बहन दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं। अब इस पे क्या है कि कहता है कि दोनों को तो मिलाओ लेकिन एक शेष बचे। एक खूब पूछा जाने वाला उदाहरण है पितरों। अब देखो इस उदाहरण पे केवल पिताजी तो दिख रहे लेकिन इस पे माताजी छिपी हैं। अर्थात आपको पहचान कैसे करनी है कि हमें कोई भी ऐसा शब्द जो पुल्लिंग का हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब लिंग वाला बताएंगे आपको तब हम आपकी पहचान करा देंगे कि आप किस तरीके से लिंग वाले पहचानोगे। कई एक से उदाहरण आते हैं कि इस पे कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप देखो, आप मोटी सी पहचान देखो, आपको इसमें पिताजी दिख रहे लेकिन इसमें माताजी छिपी हैं। अगर आपसे विग्रह पूछा जाता तो आप कहते हो माता चा पिता चा और रटने की व्यवस्था पे जाते हो। आप रटने की व्यवस्था छोड़ दो, सिंपल सी पहचान रखो, हमें कोई भी शब्द मिलेगा तो वह शब्द पुल्लिंग का होगा और द्विवचन का होगा। आप देखो पितरों मिला, हमने जब इसका विग्रह कराया तो हमने कहा माता चा पिता चा। दूसरा उदाहरण हमने कहा कुमारौ, आप इसको भी पहचानो, कुमार पुल्लिंग का ही तो शब्द है। आप एक मोटी सी पहचान रखो कि हमें कोई शब्द मिलेगा पुल्लिंग मिलेगा और द्विवचन मिलेगा। द्विवचन भी आप भूल जाओ तो हमें औ की मात्रा मिलेगी। मोटी सी पहचाने रखो, मोटी सी ट्रिकों से आप समासों को पहचानो। औ की मात्रा मिल रही, हमने पहचान लिया कि एक शेष द्वंद्व है। पितरो कुमारो युवानो भ्रातरो। पितरो माता चा पिता चा, कुमारो कुमार चा कुमारी चा, युवानो युवक चा युवती चा, भ्रातरो भ्राता चा भगिनी चा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण पितरो है। इसके अलावा और ढेर सारे उदाहरणों को आप जब भी पहचानोगे तो आप पहचानोगे कि हमें पुल्लिंग मिलेगा और औ की मात्रा मिलेगी। देखो 3 4 5 उदाहरणों को हम लिखे भी दे रहे हैं आपके। हमने कहा पितरो, अगर आपसे विग्रह पूछेगा तो माता चा पिता चा। फिर हमने कहा कुमारौ, आप देखो पुल्लिंग शब्द मिला, औ की मात्रा मिली, इसको भी हमने विच्छेद कर दिया। हमने कहा कुमार चा कुमारी चा। खाली कुमार दिख रहा, पुल्लिंग दिख रहा, स्त्रीलिंग इस पे छिपी थी। हमने कहा युवानौ,
युवक चा, युवती च, भ्रातृ, भ्राता चा, भगिनी चा। आप द्वंद्व समास के तीनों प्रभेदों को समझ गए। पहले वाले की आपने पहचान करी कि हमें दो संज्ञाओं का योग मिला, दोनों के अलग अलग नाम मिले। और दूसरे वाले पे समाहार पे आपने कहा कि दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, दोनों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग है। तीसरे वाले पे हमने कहा कि हमें पुल्लिंग का शब्द मिला और औ की मात्रा मिली। और अगर फिर भी आपकी पहचान थोड़ी सी इधर उधर डगमगाए तो आप ये ध्यान रखना, एक शेष पे सदैव संस्कृतनिष्ठ शब्द आता है। अगर द्वंद्व है तो आप पहचान जाना कि ये द्वंद्व की बात कर रहा, अगर प्रभेद पे जाता तो इसको आप अलग अलग तरीके से समझोगे। अच्छा, इस व्यवस्था के साथ आपको ये लगने लगा होगा कि समास की प्रक्रिया वो आपके लिए आसान हो गई। और इसी तरीके से आपको हिंदी की प्रक्रिया पे आप ये मानो कि किसी भी प्रकरण पे जब हम चलेंगे तो आपको वो प्रकरण बहुत आसान लगेगा, बहुत सहज महसूस होगा। और इसी क्रम पे हम आपसे ये बात कह दें कि आप ये मानो कि हिंदी अब आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी अगर आप अपने वीडियो, हमारे वाले वीडियो को आप क्रम से देखते जाओ और उस पर रुक के आप जो हम ट्रिकें बीच बीच में आपको बताते हैं अंत पे या मध्य पे, तो उन ट्रिकों को आप कहीं ना कहीं सहज के रखते जाओ। आप ये मानो हिंदी बहुत सहज और आसान होगी और आपको किसी अच्छे पद तक ले जाने में सक्षम होगी। हिंदी से डरना तो आप बिल्कुल बंद करो। आज हम लोग अपनी चर्चा केवल द्वंद्व समास तक रखेंगे, कल हम बहुब्री की बात करेंगे और बहुब्री के बाद जो ढेर सारे उदाहरण हमारे कन्फ्यूजन भ्रम को पैदा करते हैं उन सबको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakan Per